अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गाइड वाइड। आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एनओसी, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब एडवर्टाइज होती है, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो या परमानेंट जॉब हो या किसी भी टाइप की गवर्नमेंट जॉब हो, तो उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस में एक पॉइंट ये देखने को मिलता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर इस पोस्ट किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल एनओसी लेके अप्लाई करे। ठीक है, मैं आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट भी दिखा देता हूँ। इस एडवर्टाइजमेंट में आपके पास ये 6 नंबर पॉइंट है जिसमें लिखा गया है कि एप्लीकेंट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, दे शुड प्रोवाइड प्रोड्यूस एनओसी एट टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। ये पॉइंट आपको हर एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट में आपके पास ये 5th नंबर पॉइंट है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे और एनओसी वो इंटरव्यू के टाइम पे प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद ये एक और आपके पास एडवर्टाइजमेंट है जिसमें आपके पास ये 8 नंबर पॉइंट है जिसमें लिखा गया है कि वो कैंडिडेट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो वो जो है थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। इस एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे जो है क्लियरली मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, परमानेंट हो, एड हॉक या कॉन्ट्रैक्ट, वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इसलिए हर बार मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं ये बात बार बार रिपीट करता हूँ कि अप्लाई करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह पढ़ लिया करें। अब ये केपीकी की कुछ पोस्ट्स हैं, काफ़ी सारी पोस्ट्स हैं, मेडिकल इमरजेंसी ऑफिसर, तो इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एलिजिबल ही नहीं है बिल्कुल अप्लाई करने के लिए। तो जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई करे पहले तो वो देख ले कि वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। और अगर एलिजिबल है तो उसको इंटरव्यू के टाइम पे एनओसी देनी पड़ती है जब उसका इंटरव्यू हो रहा होता है दूसरे डिपार्टमेंट में। अब एनओसी का जो है एनओसी का फ़ायदा क्या होता है और इसके अगर आप नहीं देंगे तो आपको नुकसान क्या होगा? सबसे बड़ा तो इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर एक एम्प्लॉयी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और वहाँ पे काम करते हुए उसको 6-7 साल गुज़र चुके हैं, ठीक है? वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। इन केस अब उसकी दूसरी जगह, दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब होती है, तो अगर उसने अपने डिपार्टमेंट से एनओसी ली है और वो इंटरव्यू के टाइम पे वो एनओसी वहाँ पे उनको दिखा देता है और दूसरे जॉब में उसकी सिलेक्शन हो जाती है, तो एनएससी का उसका सबसे बड़ा बेनिफिट उसको ये होगा कि जो उसने 7 साल दूसरे डिपार्टमेंट में पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किए हैं, यही 7 साल उसके जो है नई जॉब में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मतलब जब उसकी नई गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट होगी तो उसके वो 7 ईयर्स काउंट होंगे। ठीक है, मतलब उसका जो है 8th ईयर वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पता है कि गवर्नमेंट में जब आप होते हो तो आपको जो है साल में 2 टाइप के आपके इंक्रीमेंट्स लगते हैं। एक जब जून में बजट रिलीज़ होता है तब आपको कुछ आपकी सैलरी में इंक्रीज़ होता है और एक दिसंबर के मंथ में आपको जो है आपकी बेसिक पे आपकी इंक्रीज़ होती है। तो टाइम टू टाइम आपकी सैलरी जो है ज़्यादा होती जाती है। अब अगर आपने एनओसी ली है तो जो 7 ईयर्स आपको जो भी बेनिफिट मिले हैं गवर्नमेंट जॉब में सैलरीज़ पे, वो सारे दूसरी जॉब में आपके शिफ्ट हो जाएँगे। गवर्नमेंट में हर जॉब की जो है कुछ बेसिक पेज़ होती हैं, कुछ अलाउंसेस होते हैं, ठीक है? जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं, हर ईयर के साथ वो बेसिक पे भी इंक्रीज़ होती है और वो अलाउंसेस भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो अगर आपने एनओसी लेके आप दूसरे डिपार्टमेंट गए हैं, तो आपके ये सारे अलाउंसेस और जो आपके अभी तक इंक्रीज़ मिले हैं, ये उसी तरह रिटेन रहते हैं और नेक्स्ट आपको जो है, जो अगली जॉब में आप जाएँगे, तो आपको जो है वो बेनिफिट वहीं से मिलना शुरू हो जाएँगे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के लिए एनओसी लेके आगे जाने का, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट में। इन केस अगर उसने एनओसी नहीं ली और उसने दूसरी जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसने वहाँ पे इंटरव्यू भी हो गया उसका और उसकी वहाँ पे सिलेक्शन भी हो गई है, ठीक है? तो अगर इस उन्होंने एनओसी नहीं ली तो उनको अपने पहले डिपार्टमेंट से रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है? रिज़ाइन किए बगैर वो दूसरे डिपार्टमेंट पहले तो मतलब गवर्नमेंट में आप एक टाइम पे 2 जॉब्स नहीं कर सकते गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब आपकी सैलरी रिलीज़ होती है तो हर सूबे में आपका जो है एक ईजी ऑफिस होता है, ठीक है? अकाउंटेंट जनरल, सैलरी आपकी वहाँ से रिलीज़ होती है।
तो एक डिपार्टमेंट में आपको रिज़ाइन करके वहाँ से अपनी सैलरी स्टॉप करके दूसरी डिपार्टमेंट में आपने जो है अपनी सैलरी स्टार्ट करनी होती है। इसका भी जो है लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि आप जो है पहले रिज़ाइन करोगे, आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट होगा। उसके बाद जो है आप वहाँ से अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से अपनी सैलरी जो है स्टॉप करोगे। नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाके फिर आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। तो इसमें जो है जब आप नए डिपार्टमेंट जाएँगे तो आपकी सैलरी अलाउंसेस बिल्कुल मतलब डे 1 से स्टार्ट हो जाएँगे। जब एक बिल्कुल नए बंदी की कहीं पे अपॉइंटमेंट होती है। तो जो आपने पहले जो आपके सैलरी पे बेसिक पे पे जो इंक्रीज़ लगे हैं, जो आपको अलाउंसेस पे आपका इंक्रीज़ लगा है, वो सब वहीं पे ख़त्म हो जाएँगे। ठीक है? तो बिल्कुल ज़ीरो से आपने दोबारा से स्टार्ट करना होता है। तो इसलिए हर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के लिए बहुत मस्ट है कि अगर वो चाहता है कि उसने जो जॉब की है, जितने साल वो गवर्नमेंट में काम कर चुका है, दूसरे डिपार्टमेंट में जाके उसको वो सारे बेनिफिट्स उसकी कंटिन्यू रहें, तो वो जो है एनओसी लेके जाए। अब इन केस एक बंदा जो है वो एनओसी लिए बगैर जो है दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, एक तो मैंने आपको नुकसान बता दिया है कि उसको पहले डिपार्टमेंट से अगर वो रिज़ाइन करता है, तो दूसरी जगह पे उसको बेनिफिट्स नहीं मिलते। दूसरा, जब जो आपका रिज़ाइन का प्रोसेस है उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? इन केस आपने पहले ही अपने डिपार्टमेंट में रिज़ाइन कर दिया और दूसरी जगह पे आपकी बिल्कुल उस जॉब पे सिलेक्शन ही नहीं होती, तो आप जो है ये जॉब भी आपकी चली जाएगी और दूसरी जॉब भी जो है उसमें भी जो है आप वहाँ से भी रह जाएँगे। तो यहाँ इस सूरत में तो आपकी जॉब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? इन केस आपकी दूसरी जगह जॉब हो गई है और अब आप अपने डिपार्टमेंट में रिज़ाइन करते हैं, तो जो है आपके डिपार्टमेंट रिज़ाइन एक्सेप्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो तब तक आपकी दूसरी जगह सैलरी शुरू नहीं होगी। यहाँ से भी आपकी सैलरी जो है एक किस्म एक एक तरह से स्टॉप हो जाएगी, दूसरी डिपार्टमेंट में भी आपकी सैलरी रिलीज़ होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी जो है आपको 5-6 महीने जो है इस सारे प्रोसेस के लिए वेट करना पड़ता है। अब इन केस एक बंदा जो है वो फ़ोर्सेज़ में जॉब कर रहा है, आर्मी हो गई, पीएफ, नेवी, वहाँ पे जो है आपने रिज़ाइन कर दिया है और दूसरा डिपार्टमेंट आपने जॉइन कर दिया है, तो इन केस वहाँ पे आपका जो है रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है? आपके एक डिपार्टमेंट ने आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने दूसरी जगह जॉइन कर लिया। इस सूरत में अगर आपके पहले डिपार्टमेंट को पता लगता है स्पेशली फ़ोर्सेज़ में, तो वो जो है आपके खिलाफ़ लीगल कुछ भी जो है जो उनका लीगल प्रोसीजर है वो फ़ॉलो करते हैं। तो इस केस में जो आपकी नई जॉब हुई है, वहाँ पे भी जो है आपको जो है मतलब आपकी ये जॉब वहाँ पे एक तो शिफ्ट नहीं हो सकती अगर आपने एनओसी ही नहीं ली। वो आपके खिलाफ़ केस करेंगे तो दूसरी जॉब भी जो है आपकी वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है? तो जब भी जो है मतलब इन शॉर्ट जब भी जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी दूसरी जगह अप्लाई करे तो वो मस्ट अपने डिपार्टमेंट से एनओसी ले ले। अब एनओसी का जो है हर डिपार्टमेंट का एक अपना प्रोसीजर है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें जो है आपको एनओसी ईज़िली मिल जाती है, ठीक है? वो उनको कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, जितनी भी सिविल डिपार्टमेंट्स हो गए स्पेशली, उनमें जो है ये इश्यू नहीं होता कि आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करें। आप एक टाइम पे 15 जॉब के लिए अप्लाई कर लें, आपको हर जॉब के लिए एनओसी मिल जाएगी। फोर्सेस के कुछ रूल इस तरह हैं कि मतलब 1 साल में आप जो है 3 एनओसीज़ ले सकते हैं, ठीक है? आप 3 और जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वो आपको एनओसी नहीं देते। इसलिए मोस्टली लोग जो फोर्सेस से सिविलियन जॉब्स में आते हैं, तो वो जो है एनओसी लिए बगैर आते हैं, वो वहाँ पे रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है? तो एनओसी लेने का प्रोसीजर क्या है? अब ये भी हर डिपार्टमेंट में वेरी करता है कि वो आपको एनओसी किस तरह प्रोवाइड करते हैं। एनओसी आपको जो है इनिशियल जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके लिए नहीं चाहिए होती। एनओसी आपको इंटरव्यू के टाइम पे शो करनी होती है। मगर मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करें और आप बहुत श्योर हों कि इस पोस्ट पे आपकी सिलेक्शन हो सकती है, पोस्ट ज़्यादा हो, तो उस टाइम पे आप स्टार्ट से ही जो है एनओसी के लिए अप्लाई कर लें, क्योंकि एनओसी का प्रोसेस इस तरह है जिसमें 1 मंथ या 2 मंथ लग जाते हैं। तो इन केस आपके इंटरव्यू तक अगर आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं मिली, तो फिर भी जो है आप जो है उस जॉब के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल आपका अप्लाई नहीं हुआ। थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई आपका तब होगा, जब जो है आप इंटरव्यू के टाइम पे एनओसी प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे ही एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर लें, साथ में आप अपने डिपार्टमेंट में एनओसी के लिए भी अप्लाई कर लें, ताकि आपको टाइम से एनओसी मिल जाए। बाद में आपकी वहाँ पे जॉब होती है, नहीं होती, आपका इंटरव्यू होता है या नहीं होता, वो एक अलग चीज़ है। वो एनओसी से आपकी करंट जॉब पे कोई भी जो है इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है? अब आपने एनओसी के लिए अप्लाई किस तरह करना है, ये एक बहुत बेसिक सा फॉर्मेट है, ठीक है? आपने एक एप्लीकेशन लिखनी होती है अपने डिपार्टमेंट को, तो इसका मैंने एक जर्नल फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो इसको सब कॉपी मतलब कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सबसे पहले जो हम
एप्लीकेशन में टू लिखते हैं, उसके बाद जो है आपने जो आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी होती है, आपका डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, उसको आपने यहाँ पे जो है उसको एड्रेस करना होता है। अगर कोई मैनेजर है, डायरेक्टर है, उसको आप यहाँ पे मेंशन करें, साथ में अपनी सिटी मेंशन करें, ठीक है? मतलब वो डिपार्टमेंट किस सिटी में है, आप वो मेंशन करें। साथ में सब्जेक्ट से यहाँ पे वाज़िह है कि ये एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एनओसी। इसमें सबसे पहले पॉइंट में जो है आपने जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, अब ये जो एनओसी है ये एक बंदे ने अप्लाई किया है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जो है ये जॉब्स अनाउंस हुई थी और उनका एडवर्टाइजमेंट नंबर इस एडवर्टाइजमेंट में ये जॉब है जो इस डेट को इशू हुआ है, ठीक है? हर एडवर्टाइजमेंट जब इशू होती है तो उसमें एक डेट मेंशन होती है कि इस डेट को ये एडवर्टाइजमेंट इशू हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी होता है। साथ में जो है ये लिखा गया है कि इसमें इस जो एग्जैक्ट पोस्ट है और उसका ग्रेड आपने मेंशन करना है कि ये जो है यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है? तो जिस डिपार्टमेंट में आप जो है जिसके लिए एनओसी ले रही हैं उसकी सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे लिखनी है जिस तरह इसमें है। अगर वेबसाइट नहीं है, न्यूज़पेपर है, तो आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम मेंशन करें कि इस न्यूज़पेपर में जो है इन्होंने ये पोस्ट इस डेट को एडवर्टाइज़ की हैं जो इनके पास वैकेंट है। सेकंड पॉइंट में कि ये जो एप्लीकेंट है ये इन पोस्ट में अप्लाई करना चाहता है। और थर्ड में आप ये लिखें कि उस वो डिपार्टमेंट चाहता है कि ये बंदा थ्रू प्रॉपर चैनल अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेके अप्लाई करे। और एंड में जो है आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको जो है एनओसी प्रोवाइड करें। एंड में जो है आपने अपना नेम, डेजिग्नेशन, जो करंट डेजिग्नेशन है सीएनएसी और डेट लिख लेनी है, ठीक है? साइन कर लें। हर डिपार्टमेंट का एक जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस होता है या जो उनके एप्लीकेशन प्रोसेस करता है, वहाँ पे आप इसको सबमिट कर लें। वो इसको फॉरवर्ड करेंगे आपकी जो है एनओसी इशूइंग अथॉरिटी को। 1 महीने या डेढ़ महीने बाद आपको जो है एनओसी मिल जाएगी उस डिपार्टमेंट से। अब मेरे पास कोई एनओसी का सैंपल है नहीं जो मैं आपको इसमें दिखा सकूँ। मगर एनओसी में जो है जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है वही एनओसी उस डिपार्टमेंट को वो पहले ही भेज देते हैं, ठीक है? कॉपी उसकी कि इस बंदे ने इस जॉब के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है। एनओसी के लिहाज से आपका कोई भी जो है और आपके डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।